तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग वास्तविक संख्या यानी क्रैश कोर्स को जो स्टार्ट किए थे उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 8 से 10 नंबर यहाँ से पक्का रहेगा 2026 के एग्जाम में। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो वास्तविक संख्या जिसको बोला जाता है रियल नंबर, और एक क्लास 10th का मैथ है, ठीक है, और इसका हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एक नंबर वाले, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि √2 है एक, यानी कि √2 क्या है ना। तो आपको ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ए में कि परिमेय संख्या है, कि अपरिमेय संख्या है, कि पूर्णांक है, कि प्राकृत संख्या है ना। तो ये चारों को हम लोग यहाँ परिभाषा इसका हम लोग है ना जान चुके थे इसके पहले के वीडियो में। अगर नहीं आप देखे तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ भी दिक्कत आने वाली नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे समझिए इसको, ठीक है। तो हम बता दें आपको कि √2 जो है यानी कि रूट में जितना भी संख्या रहेगा रूट के अंदर है ना, और जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकलता हो यानी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है ना। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, पहले आप इसको जानिए। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 है ना, इस प्रकार से। और ये कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूछा जाए आपसे है ना, तो अनंत होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोला जा रहा है कि 45 तथा 60 का मासा, मासा कहे तो यानी कि HCF, ठीक है, HCF पूछा जा रहा है आपसे कि 45 तथा 60 का मासा है, मतलब क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसको बच्चा में किस प्रकार से कि इस 45 से इसमें भाग दे देंगे, और जो अंतिम भाजक होगा जिससे पूरी कटता है जिस नंबर से, वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। उस प्रकार से या तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे भागा देकर के ही निकाल लेते हैं। 45 से अगर हम लोग यहाँ पे 60 में भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना बार में, एक बार में जाएगा यहाँ पे भाग। 45 इसमें घटा लीजिए, 5 यहाँ पे लेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा, 1 इसको घेर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 45 को उतारना है, 45 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में पूरी कट जाएगा। तो जिससे पूरी कटता है वो हमारा है ना मासा कहलाता है। देख लीजिए 15 से कटा है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे पढ़े थे इसको विस्तार से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिमेय फार्मूला होता है उसमें हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से HCF यानी कि मासा निकाला जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन जब भी एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है तो मासा ही निकालने के लिए यानी कि HCF ही निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। कहने का मतलब हुआ कि विभाजन जो है ना, विभाजन जो एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करते हैं, अब प्रयोग करके जब उसको हल करते हैं तो क्या आता है आंसर में, तो HCF निकलता है, यानी कि यहाँ पे मासा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला जा रहा है कि √12 है ना, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा है ना। तो √12 का पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसको तोड़िए, ठीक है। इसको तोड़िए तो 2 से इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से इसको है करेंगे तो फिर आएगा 3, और फिर 3 से तोड़ेंगे तो आएगा 1। कहने का मतलब हुआ कि √12 जो है अंदर रूट में है ना, और इसका जब हम लोग गुणनखंड किए तो क्या क्या मिला भाई, गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 मिला। और इससे हम लोग क्या करेंगे, जिसका जोड़ा लग जाता है ना रूट में, तो उसका क्या करते हैं, एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर हो गया, √3 का नहीं लगेगा तो √3 यहीं पे रहेगा। तो पूछा जा रहा था यहाँ पे क्या हो गया कि जो 2 है
एक परिमेय संख्या है, √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। और परिमेय संख्या जो होता है उसमें गुणांक यहाँ पे क्या हुआ है देख लीजिए। तो 2 में गुना यहाँ पे होल है √3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन बी, यानी कि √3 होगा इसका आंसर। परिमेयकरण गुणांक का मतलब कि परिमेय संख्या में कौन सी संख्या गुणांक है, गुणा के रूप में है यहाँ पे। तो √3 है, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो एक अशून्य, और अशून्य का मतलब हुआ, जैसे परिमेय संख्या हम लोग यहाँ पे ले लें, बात करें, जैसे यहाँ पे हो गया 2, 3/4 ले लेते हैं, 5/6 ले लेते हैं, है नहीं, ले लेते हैं जैसे यहाँ पे 0, उसके बाद ले लेते हैं और कुछ ले लीजिए 6/3, है नहीं। तो ये हमारा टोटल परिमेय संख्या है। तो आपसे इसमें बोला जा रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य के मतलब जिसमें शून्य ना हो, ठीक है। तो शून्य को छोड़ करके जितना भी यहाँ पे परिमेय संख्या दिख रहा है, ये सब हमारा ये अशून्य परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, यानी कि एक अशून्य परिमेय संख्या लेना है नहीं, और एक लेना क्या चीज, अपरिमेय संख्या। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो पूछा जा रहा है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो उसका हमेशा जो है अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसमें आपको है नहीं क्या चीज, ये दोनों संख्या का गुणनफल पूछे या योगफल पूछे, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बोला जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 2 का घातांक कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। 144 को आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य है ना गुणनखंड कीजिए, और उसमें देखना है कि 2 कितना बार आया है, वही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो 144 को चलिए हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 144 को यहाँ पे कर लीजिए, 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से लगेगा 18 दूनी 36, और फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएगा इसमें 3 3 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो देख लीजिए 1 2 3 4 वो 2 आया। इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, क्या चीज बोला जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आ जाएगा, यानी कि 2 पे पावर कितना आएगा, तो 2 यहाँ पे 4 बार आया है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में कि 2 2 आ रहा है तो 2 लिख दीजिए वो, फिर यहाँ पे 2 पे 2 कितना बार आया, 4 बार, तो इसको पावर 4 लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे। 3 लिख लीजिए, 3 3 इसमें मिल रहा है तो 3 लिखिए, 3 कितना बार आया, 2 बार, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। और यही तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो है 2 का घातांक कितना होता है, 2 का जो घात यहाँ पे 4 हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बोला जा रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा क्या होगा, है ना। 2 अभाज्य संख्या का जब हम लोग लासा निकालते हैं और उसका जब लासा नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी का, हम लोग 2 अभाज्य संख्या ए बी है यहाँ पे, ये दोनों का पूछा जा रहा है लासा। तो लासा किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि उसको गुना कर दीजिए। तो ए और बी का यहाँ पे गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 अभाज्य संख्या, इसके जगह पर हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि 2 और 3 अभाज्य संख्या है और ये दोनों का लासा पूछेगा क्या होगा, तो ये दोनों का जब लासा निकालेंगे, यानी कि लघुत्तर जब निकालेंगे, तो जब नहीं निकलता तो आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, गुना हो गया 6 हो गया, इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे अंक था तब गुना हो गया, लेकिन यहाँ पे तो अंक नहीं है, नहीं, यहाँ पे चर राशि है दोनों। तो जब चर राशि है तो दोनों आपस में गुना होकर के साथ में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जिसका हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है ना जो एक और स्वयं से कटे, यानी खुद से कटे, वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, या तो सीधा सीधा आप इस प्रकार से समझिए कि जो किसी पहाड़ा में भी ना आए वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखते हैं 15, तो 15 3 का पहाड़ा में भी आ रहा है, 5 के पहाड़ा में भी आ रहा है, खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। 23 का अगर बात करें तो 23 अभाज्य संख्या, यही है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। 23 जो है सिर्फ किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, 23 पढ़िए कोई पहाड़ा में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है 12 4 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 75 मिल रहा है 15 का पहाड़ा में, 25 का पहाड़ा में हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो है ना ये
तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया भाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या, इसलिए अभाज्य संख्या जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। भाज्य संख्या किसको बोला जाता है कि वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो तो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे, तो भाज्य जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं से सिर्फ कटे है ना, वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, एक और स्वयं मतलब अपने आप से कटे, ठीक है, तो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, जो कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपसे पूछा जा रहा है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी। ठीक है, यानी कि 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या हुआ, यानी कि एचसीएफ। तो सबसे छोटी जो यहाँ पे है भाज्य संख्या वो होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो हो रहा है यहाँ पे कितना 2। ठीक है, 4 और 2 हो रहा है, और इसका पूछा जा रहा है मासा, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दे दीजिए और देखिए उसका मासा कितना आता है। तो 2 से 1 कट रहा है कितना बार में, 2 बार में 4 कट रहा है, जिससे कटता है पूरा पूरी वही तो हमारा मासा कहलाता है ना। तो इसका जो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जब मासा हम लोग निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो गया है ना, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हुआ। गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए दोनों को आपस में, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल जो हो जाएगा 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या चीज कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा है ना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से लिखिए, इसको तोड़िए, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा इसमें देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से लगेगा तो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे इसमें 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6, और 3 से लगेगा तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज बोला जा रहा था, यहाँ पे देख लीजिए कि 2 कितना बार आया है, पहले 2 का 2 लिख दीजिए, और फिर इसमें देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर हो जाएगा 5, और गुना का चिन्ह दीजिए। उसके बाद अब 3 को लिखना है, तो 3 यहाँ पे एक बार आया तो पावर यहाँ पे 1 रहेगा, तो ए वाला जो ऑप्शन है किसमें है देख लीजिए, 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 1 किसमें है, तो देख रहे हैं यहाँ पे है ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो आप लोग है इस वीडियो को शेयर कीजिए, यानी कि हर एक बच्चों के पास शेयर कीजिए जो फ्री में पढ़ाना चाहते हैं क्रैश कोर्स के। ठीक है, तो उसको पास जरूर आप लोग शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है तो यानी कि प्लस में है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, यानी कि धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, विषम। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में है ना, तो यहाँ पे जो है धनात्मक भी है, लेकिन ये है ना क्या चीज में है, धनात्मक है, और प्लस यहाँ भी 2 है ना, तो 4 2 को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, तो ये तो सम हो गया, विषम नहीं है। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 4 और 4 यहाँ पे 8 हो जा रहा है, तो ये भी हमारा विषम नहीं कहलाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं 4 और 1 यहाँ पे 5 5 हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16 नंबर में। संख्या यहाँ पे दिया गया है 2.13, फिर 1 1 3, फिर 1 1 1 3, फिर 1 1 यहाँ पे एक और रहेगा है ना 1 3, यानी कि और डॉट डॉट अगर रहेगा दोस्तों है ना, तो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जब डॉट डॉट मैंने कि चलते रहेगा यानी कि हो गया अपरिभाषित मतलब अनंत, तो ऐसा जब भी आपको देखने को मिले है ना, तो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखने वाले यहाँ पे। इसमें बोला जा रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का जो स्टार्ट होता है
वो 2 4 6 इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है सम संख्या। तो यहाँ पे तो एक विषम संख्या, यहाँ पे देखेंगे सम संख्या को हमको खोजना है। तो यहाँ 2 और 1 है ना, ये हम का मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 यहाँ पे सम संख्या नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं 2 और 1 3, इसमें भी हो रहा है, ये भी सम संख्या का रूप नहीं है। इसमें देख रहे हैं 2 यम है, तो ये हमारा सम संख्या का रूप है, यानी कि 2 ही है। ठीक है, तो ये हो गया कि क्या चीज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 यम हो जाएगा, यानी कि 2 यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि √10 गुना √15 बराबर क्या होगा, है नहीं। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं कि √10 और गुना करेंगे √15 के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा √ में कितना 150 हो जाएगा। अब 150 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना, 2 से लगेगा तो 75 गुना हो जाएगा यहाँ पे 150, फिर लगेगा यहाँ पे 3 से 25 दिया 75, फिर 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए, है ना, कि इसमें क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है। तो √ में आ जाएगा यहाँ पे √ में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 मिलेगा। ठीक है, 2 गुना क्या चीज मिल रहा है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, तो 1 5 बाहर आ जाएगा और √ में बचेगा। ये दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, यानी 5√6 आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5√6 है ना। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। ठीक है, तो 64 का पूछा जा रहा है वर्गमूल, है ना। 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है कितना, 8 होता है। ठीक है, और 64 का फिर पूछा जा रहा है घनमूल। ठीक है, घनमूल यानी कि तीनों को जोड़ा लगता है, तो 64 जो है ये 4 का घनमूल है ना। तो सबसे पहली बात आप लोग समझ में एक चीज समझ गए कि 64 का जो वर्गमूल होगा वो 8 होगा, और 64 का जब घनमूल हम लोग निकालेंगे तो वो 4 आएगा निकाल के। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। तो 64 का वर्गमूल 8 निकला और इसका जो घनमूल 4 निकला, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा कट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 20 को देखने जा रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे कि 2 कितना बार आया है ना, वही हमारा आंसर का रहेगा। तो आइए 156 का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ते हैं 2 से, है ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसमें 1 रह गया तो इसको दे देंगे तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से इसको तोड़िए तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, एक और इसमें बच गया, इसको दे देंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे 13 से 13 है ना, 3 से लगाइए, इसमें 3 से लग रहा है, फिर 39, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 13 से। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 का घातांक पूछा जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि 2 कितना बार आया है, उस है ना, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 इसमें 2 बार आया है, तो देख लीजिए ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है ना, कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 21 को देखने जा रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। अब बात आती है कि सभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, लेकिन वैसी 2 संख्या जिसका मासा 1 हो। ठीक है, निकालने पर कितना मासा आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सीएफ वो हमारा सभाज्य संख्या कहलाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें कॉमन, है ना, तो 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 14 और 35 यहाँ पे है, तो 7 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो सीएफ निकल के आएगा 7 आएगा। ठीक है, अगर इसका बात करें तो 18 और 25, इसका जो हम लोग यहाँ पे कोई भी, है ना, कोई भी वैसा संख्या नहीं निकल रहा है जो कि इसको दोनों को काट सके, है ना। तो यही हमारा सभाज्य संख्या है ना कहलाएगा, क्योंकि जब 18 से हम लोग 25 में भाग देंगे तो इसका जो है ना आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो 13 चौका 52 कट रहा है, लेकिन 4 आएगा इसका मासा। अगर 21 से इसको लगाते हैं, 21 चौक 84 आ रहा है, कट रहा है, तो 4 भी इसका एससीएफ भी आएगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 25 है ना, एक ऐसी 2 ऐसी संख्या है ये जो कि सभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके। तो पाई जो है वो तो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या है। √7 यानी कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर, तो जो अंडर रूट दिख रहा है, यहाँ पे आपको समझना है कि अंडर रूट जो ये दिख रहा है तो ये दोनों पे है, 16/25 लिखा हुआ है, ये दोनों पर रूट है। तो हम चाहे तो यहाँ पे 4 का है ना, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का हो जाएगा
5 है ना, 4/5 आ गया पी बटा क्यू के रूप में। तो ये हमारा है ना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 16/25 है ना। एक क्या चीज है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए रूट के अंदर में यहाँ पे 3 है और नीचे 2 है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या चीज बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 पे पावर 0 है और गुना 2 पर पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा, बराबर में क्या होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी संख्या हो और उस पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसलिए 8 पे पावर 0 इसका मतलब हो गया कि इसका मान 1 हो गया। बीच में गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए। फिर 2 पे पावर 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को है ना हर वो स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जा रहा है 2026 के एग्जाम के अनुसार, जो कि यहाँ पे जो हम बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 8 से 10 नंबर एकदम पक्का रहने वाला है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, है ना, ताकि उनको भी मदद मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 24 को देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। अब यौगिक संख्या यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यौगिक संख्या किसको बोला जाता है? यौगिक संख्या जो बोला जाता है वो भाज्य संख्या जो होता है उसी को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं है कि कौन सा संख्या इसमें जो है यौगिक संख्या होगा, यानी कि भाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। तो भाज्य संख्या किसको बोला जाता है? यानी कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी अन्य से भी कटे, है ना, तो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। तो आइए देखते हैं, 11 तो नहीं होगा, है ना, 21 है, 21 हाँ हो जाएगा, क्योंकि 21 7 के पहाड़ में भी आ रहा है, 3 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 21। 31 नहीं होगा, क्योंकि 31 से खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 41 भी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। तो जो 1 से और अपने आप यानी कि स्वयं से कटेगा वो कहलाता है क्या चीज? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा था भाज्य यानी कि यौगिक, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखने जा रहे हैं कि पाई क्या है। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है पाई, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसका मान की अगर बात कर ले, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो ये परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 26 को देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो अंडर रूट 64 है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा और नीचे में 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकल गया, यानी पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये तो कहलाएगा परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो देखना है आंसर, यानी अपरिमेय संख्या हमको खोजना है, ठीक है। अंडर रूट अगर 81 का बात करें तो इसका वर्गमूल भी निकल जाता है 9, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अगर इसका हम बात करें, है ऑप्शन सी का बात करें, तो यहाँ पे जो है अंडर रूट में कितना है 2.5, तो इसका आप ये ने बता दीजिएगा कि 0.5 हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा, ठीक है, एक गलत हो जाएगा। इसका जो आता है दूसरा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या चीज है? परिमेय ने बिल्कुल, है ना, एक क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे जो है देख लीजिए अंडर रूट 49 का वर्गमूल निकल रहा है 7 और बटे में यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में आ गया है। लेकिन अगर इसका बात करें तो एक परिमेय संख्या नहीं है। यही हमारा जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडर रूट 2.5। ये हमारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। यहाँ पे यानी 22/7 क्या है। तो जस्ट हम अभी आपको यहाँ पे समझाएं कि पाए का परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या चीज बोला जा रहा है कि 0.7 है, ठीक है, इसका बराबर क्या होगा। तो इसको हल कीजिए, है ना। आप लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे पॉइंट को जब हटाया जाता है तो उसके बदले में नीचे 1 आता है और पॉइंट का इस तरफ 1 अंक, तो एक 0 बैठेगा। तो 7 बटे कितना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7/10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 29 को देखने जा रहे हैं। आइए इसमें क्या चीज बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है।
तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 प्लस √7 है, तो √7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं पूरा पूरी, है ना, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। अगर ऑप्शन सी का बात करें तो 2 प्लस √3 है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और अगर ऑप्शन डी का बात करें तो 5 प्लस रूट है ना 5 है, √5 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल जो होता है एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 10 प्लस √100 दिया गया है, तो 10 का तो 10 ही रहेगा, प्लस अंडर रूट जो है यहाँ पे 100, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, और 10 10 जब जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए P/Q के रूप में हो गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत को हम लोग है ने डिटेल से पढ़े थे। इसमें क्या होता है कि जो अंश और हर के बटे में जो लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग हर वाले को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अगर उसमें जो है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद है ने अगर नीचे में 2 गुना 2 गुना 2 मिलेगा, तो हमारा वो क्या कहलाता है ने, वो हमारा दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। या तो फिर आप उसको कह सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 मिलेगा तो भी शांत कहलाएगा, या तो ये दोनों आपस में मिला हुआ रहेगा तो भी शांत कहलाएगा। और इसका जो रूप होता है वो होता है, क्या चीज होता है, यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे क्या चीज होता है कि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n का रूप का होना चाहिए। ठीक है, कब, जब इसका हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब इस रूप में जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, है ना, शांत कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो 17/81 है नीचे में, तो हम लोग 81 का अभाज्य खंड गुणनखंड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 गुना 9 आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि 9 नहीं चाहिए हमको, है ना, 2 चाहिए, या तो 5 चाहिए, तो दोनों 2 और 5 मिला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा है शांत के बारे में। ऑप्शन बी का बात करें तो 16/41, 41 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी नहीं टूटेगा, तो ये भी नहीं है शांत। अगर हम इसका बात करें 13/45, तो 45 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा पुनर्क्रिया 45, फिर 3 से लगेगा तो 5। यहाँ पे जैसे 3 आ रहा है ये नहीं होगा, 3 हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए सिर्फ 2 2, या तो 5 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 मिला हुआ रहना चाहिए, तभी वो शांत कहलाएगा। आइए ऑप्शन डी का देखते हैं। डी में क्या चीज है कि 19/80 है, तो 80 का जब हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 दूनी 10, यानी देख लीजिए 2 2 आ रहा है, 1 5 आ रहा है इसमें, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही हमारा दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, शांत अशांत से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। निम्नलिखित में से बोला जा रहा है किसका दशमलव प्रसार है ना अशांत है। अब अशांत पूछा जा रहा है, तो अशांत वो कहलाएगा जिसका हम लोग नीचे का गुणनखंड करेंगे और 2 नहीं मिलेगा, है ना, 5 भी नहीं मिलेगा, या तो हो सकता है 2 और 5 के अलावा कोई उसमें तीसरा संख्या अगर आ गया, 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा संख्या अदर आ गया, वो हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे है 15/400, जब हम लोग 400 को तोड़ते हैं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 400 को, चलिए करते हैं, तो उसके बाद पता चलेगा। 400 का हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो 2 से लगाएंगे 20 में 40 यानी 200 हो गया, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 25 25, फिर 5 से लगाएंगे। देख लीजिए इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये शांत है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अशांत, इसलिए है ना कंफ्यूजन मत कीजिएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में अगर हम बात करें 80 को अगर करते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना, तो इसमें क्या चीज आता है, 2 से तो हो गया यहाँ पे 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से हो गया यहाँ पे 10 दूनी 20, फिर 2 से
5 दूनी 10, फिर 5 से एक बार में, इसमें भी 2 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा अशांत हो गया। यहाँ पे हमको लाना है आंसर में अशांत चाहिए, ठीक है। अगर इसका बात करें, है ना, तो अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका अगर बात करें तो 121 है, इसको आप तोड़िए तो 11 से टूटेगा, 11 से फिर लगेगा इसमें 11, इसमें देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 नहीं आया, इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया जो कि 11 आ गया, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका बात करें 400, तो 400 का जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे तोड़े थे, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया कि शांत और अशांत कब कहलाएगा। शांत तभी कहलाएगा जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें सिर्फ 2 2 2 2 आते रहेगा तो शांत हो जाएगा, या तो सिर्फ 5 5 आते रहेगा तो भी शांत हो जाएगा, या तो 2 और 5 मिला हुआ रहेगा तो भी शांत कहलाएगा। अशांत का क्या रूल है, तो अशांत अगर 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या दूसरा कोई आ गया, तीसरा कोई अलग आ गया, है ना, तो जैसे आएगा अलग वो हमारा अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट 3 है ना, इसके साथ, तो ये तो हमारा अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, और रूट 6 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, है ना, इसलिए परिमेय संख्या के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, ये हमारा पी बटा क्यू के रूप में हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यही हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कितना बच्चा ऐसा होता है जो कि मतलब देखता है जैसे अपरिमेय संख्या है ना, वो अपरिमेय संख्या पे टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अपरिमेय संख्या की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे परिमेय संख्या की बात किया जा रहा है। आप लोग उसको अच्छे से पहले पढ़िए। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं के बात कर रहा है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो परिमेय संख्या का बात किया जा रहा है। तो हम लोग को जो यहाँ पे ढूंढना है वो परिमेय संख्या को ही ढूंढना है, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे खोजते हैं। अंडर रूट 10 ये तो अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 24 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट अगर 35 का बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो 121 का वर्गमूल निकलता है 11, ठीक है, यही हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडर रूट 121 ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या के बारे में ही पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा होगा, है ना, दो अभाज्य संख्या का मासा जो होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, अगर इसके जगह पे हम लोग दो संख्या ले लें, अभाज्य संख्या एक ले लेते हैं, अभाज्य संख्या लेना है लेकिन एक 3 ले लेते हैं और एक 5 लेते हैं, ठीक है। ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 3 से छोटा वाला सा इसमें लगाइए भाग, 3 से लगेगा 5 में, एक बार में 3 घट जाएगा 2, इसको घेरिए, और फिर यहाँ पे 3, फिर 3 2 से लगाएंगे 3 में, तो एक बार में लगेगा यहाँ पे 2, फिर इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, और फिर यहाँ 2 उतरेगा, 1 से लगाएंगे 2 बार में 2 कैंसिल, ठीक है। तो 1 ही आएगा, यानी कि जो संख्या से पूरा पूरी विभाजित होता है वही हमारा, है ना, क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 36 को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज है कि 12 x पावर 4 और y पे पावर 2 है, तथा 2 है ना x पे पावर 3 और y का मासा ज्ञात करना है, ठीक है। मासा यानी कि क्या चीज निकालना है, मासा का मतलब CF ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो पहले वाला लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। मासा जब भी कहा जाता है निकालने के लिए दो संख्या के बीच, तो जो छोटा वाला रहता है उस छोटा वाले संख्या से क्या किया जाता है कि बड़े वाले संख्या में भाग लगाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। तो यहाँ ऊपर में जो है 12 x पावर 4 और y स्क्वायर है, और नीचे में जो है यहाँ पे क्या चीज इसका लिखेंगे नीचे में, तो 2x और पावर हो जाएगा, है ना, 3 और y। इसको आप क्या कीजिए, ऊपर वाले संख्या को तोड़ दीजिए। 12 को यहाँ पे लिखेंगे 12 गुना, है ना, x यहाँ पे पावर 4 है, इसका मतलब कि x गुना x गुना x गुना x हम लोग यहाँ पे 4 बार लिख सकते हैं, और गुना y 2 बार है, इसका मतलब y गुना y हम लोग यहाँ पे 2 बार
लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, 2 रहेगा वो इसी गुना करेंगे x पावर 3, इसका मतलब x गुना x गुना x हम लोग यहाँ पे 3 बार लिखते हैं और गुना बाई एक बार है तो बाई एक बार। अब क्या करना है तो ऊपर नीचे यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। बाई से बाई हो गया कैंसिल, x से x कैंसिल, फिर x से x कैंसिल, फिर x से x कैंसिल, 2 से कट गया 6 बार ये 12। अब ऊपर में क्या चीज बच गया, 6 बच गया यहाँ पे एगो x बच गया और यहाँ पे एक y बच गया है ना, तो 6x y इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 6xy, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज है ना, क्वेश्चन इतना बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन इसका जो आंसर है चुटकियों में निकलने वाला है, ठीक है। तो बस आप लोग इसको समझिए, इससे डरना नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं पहले इसको। इसमें बोला जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक वृत्ताकार जो है पथ यानी कि रास्ता है, इस पे 3 धावक बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे खड़ा है ए बी सी मान लीजिए, और तीनों इस तरह से घूमना स्टार्ट किया है, ठीक है। वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, ठीक है, एक ही स्थान है कि एक ही जगह पर से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, कि दौड़ना शुरुआत कर देता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, यानी कि एक चक्कर इन तीनों को लगाने में क्रमशः एगो को लगता है 1 घंटा है ना, दूसरे को लगता है 3 घंटा एवं तीसरा जो यहाँ पे उसको लगता है 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, है ना। आप यहाँ पे सीधा सीधी समझ लीजिए कि 3 धावक है, तीनों एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई 1 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है, कोई 3 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है और कोई यहाँ पे जो है 5 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है ना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों प्रस्थान बिंदु यानी कि जहां से दौड़ना शुरू किया है उस स्थान पे तीनों एक बार कब पहुंचेगा, ठीक है, क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए है ना, तब क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे समय दिया गया है उस है ना, उसका क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि लघुत्तम निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 घंटा दिया गया है, देख लीजिए, यानी 1 घंटा, फिर यहाँ पे 3 घंटा और फिर यहाँ पे 5 घंटा, इसका हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। देख लीजिए इसमें तो नहीं लगेगा भाग है ना, तो जब नहीं लगता है तो आप लोग को पता है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, सभी को गुना कर दिया जाता है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं, 1 गुना 3 गुना 5 करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 गुना 5 करेंगे 3 5 15 आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 का है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 15 घंटा लगेगा तीनों को, है ना। 15 घंटे में क्या होगा कि पुनः फिर से वो प्रस्थान बिंदु पर तीनों है ना जमा हो जाएगा, यानी कि पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 38 को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि दो संख्याएं a और 18 है ना का लासा 36 दिया गया है। ये दो संख्या है a और 18, जो यहाँ पे दो संख्या है, ये दोनों का लासा 36 है तथा मासा 2 है, तो a का मान बताना है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि क्या चीज होता है कि दो संख्याओं का जो है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो यही वाले फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले, आइए लगा लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना b बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो आइए इसका मान रखते हैं, है ना। पहली संख्या a को बोला जाता है, तो यहाँ पे पहली संख्या a का मान जो यहाँ पे a ही रह जाएगा, गुना b का मान हो जाएगा कितना 18, ठीक है, और बराबर यहाँ पे लासाई दोनों का दिया गया है 36, यानी कि एलसीएम यहाँ है 36 गुना एचसीएफ कितना, यानी कि मासा 2 दिया गया है, तो 2 लगा दिया, ठीक है। अब ये कट रहा है दोनों तरफ, जब बराबर के इस तरफ काट है ना, कटता है तो काट दिया जाता है, जब गुना में रहता है तब। तो आइए हम लोग काट लेते हैं। 18 का 1 18 दूनी 36, तो a बराबर यानी कि a गुना यहाँ पे एक बार में कटा है, a गुना 1 करेंगे तो a और 2 दूनी हो गया यहाँ पे 4, a का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 4 होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 5, 15 और 20 के लासा कहे तो यानी कि एलसीएम, ठीक है, और मासा मतलब एचसीएफ, ठीक है। मासा यानी लासा और मासा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, लासा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग मासा निकालेंगे और दोनों का अनुपात में लिख देंगे, है ना। तो 5, 15, 20 का हम लोग जब लासा निकालेंगे एलसीएम 5, 15 और 20 का, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें भाग लगेगा 5 से, 5 का 1 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब नहीं लगेगा, तो नहीं जब लगता है सबको गुना कर दिया जाता है, तो 5 हो गया यहाँ पे, 5 दिया 15 और 15 चौका 60 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब इसका एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है,
तो एचसीएफ इसको निकाला जाता है, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यानी तोड़ दीजिए। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 आएगा सिर्फ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 15 का करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुना 5 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ किस प्रकार से निकालते थे यहाँ पे कि जो तीनों में कॉमन मिल जाएगा वो हमारा एचसीएफ कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें, तो एचसीएफ इसका 5 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि दोनों चीज निकाल लिए जो इसमें बोला जा रहा था। इसमें बोला जा रहा था कि 5, 15 और 20 का लासा बताइए, तो हम लोग लासा इसका निकाल लिए लघुत्तम 60, ठीक है। और बोला था मासा भी निकाल लिए यहाँ पे 5, और दोनों का पूछा जा रहा है अनुपात क्या होगा। तो आइए इसको अनुपात में लिखते हैं, उसके बाद हल करेंगे। अनुपात में लिखना है यानी कि पहले यहाँ पे है लासा, तो हम लोग लिखेंगे पहले लासा यानी कि 60 अनुपात यानी मासा 5 निकाले 5, इसको कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है, 12 5 60 और ये 5 1 का 21 हो जाएगा, है ना। तो 12 अनुपात यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कितना में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अनुपात 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या चीज बोला जा रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, यानी दो लगातार संख्या ले लीजिए और उसका जब आप लोग क्या कीजिएगा एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा आंसर उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 आएगा। किस प्रकार से आता है ये देख लेते हैं इसको, ठीक है। दो लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। क्या चीज ले लें, जैसे कुछ भी ले लीजिए लगातार, यानी कि 2 और 3 ले लिए, इसका मासा निकालते हैं। देखिए 1 आता है, 2 से लगेगा एक बार में 2, यहाँ पे घटका या 1, फिर 2 आगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे इससे, है ना 2 में तो 2 बार में लग जाएगा कट कुट, और जिससे पूरा पूरी कटता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। देख लीजिए तो 1 आया है ना, 1 से कट रहा है, तो इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं को आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा, अपरिमेय संख्या नहीं कह रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या की बात किया जा रहा है। यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो हम लोग को ऑप्शन में जब भी ढूंढना है तो यहाँ पे परिमेय संख्या को ढूंढना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए का बात करें तो 2 + √3 है, √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग को यहाँ परिमेय संख्या खोजना है। 5 - √3 ये भी है ना पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा √3 का, क्योंकि √3 यहाँ पे है ना अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर इसका बात करें ऑप्शन सी का, तो ये भी अंडर रूट में है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी हो गया क्या चीज, अपरिमेय संख्या, तो हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, √12/√3। अब यहाँ पे बात आता है कि वो कैसे हो जाएगा, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 12 के आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 12 को, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ लीजिए, तो 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे तो आएगा 1, यानी कि अंडर रूट में 12 था तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 3 मिला। अब आपको पता है यहाँ पे कि अंडर रूट में जब रहता है तो जब जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 बाहर निकल गया, √3 का है ना, यहाँ जो 3 है अंदर में इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये अंडर रूट में ही 3 रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे 2√3 और बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल, तो बराबर में आ गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये आ गया P/Q के रूप में, तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, √12/√3। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे कट रहा है ऊपर नीचे, इसलिए परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, देखते हैं इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि 0.3 पे रेकरिंग है, तो इसके बराबर क्या हुआ, है ना। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आइए इसको समझते हैं कि जब 0 पॉइंट यानी पॉइंट के इस तरफ जो भी अंक रहता है और उस पे अगर रेकरिंग रहेगा तब क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पे अंक है उसको लिख लीजिए, लिख दिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखना है कि पॉइंट का जो उस तरफ रहेगा और जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे डालेंगे,
तो एक अंक पे रेकरिंग है तो एक नौ नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे ऑप्शन में है 3/9, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 3/9 है। अगर ए नहीं रहेगा ऑप्शन में तो एक आंसर और मिल सकता है। अगर एक कट रहा है पूरा तो आप इसको काट सकते हैं, 3 से कट रहा है एक बार में, 3 तिया 9 जगह यानी कि 1/3 भी रह सकता है ना। तो इसका भी एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को एक कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया गया है यानी कि 2 पर पावर q गुना 3 गुना 5 और b का मान दिया गया 2 पर पावर 4 गुना 7, है ना, तब इसका लासा बताना है ए बी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लासा निकालते हैं किस प्रकार से, तभी आप यहाँ पे देखें किस प्रकार से लासा निकाला जाता है। तो जब भी ऐसा स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा तब क्या करना है, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से समझिए। यहाँ पे करना क्या होता है, जो ए का मान दिया हुआ रहता है यहाँ जो बी का मान है, ये दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन, ठीक है। और जिसपे ज्यादा घात रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 2 पे पावर यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 4, तो हम लोग ज्यादा वाले को यहाँ पे लेंगे। इसलिए यहाँ से जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 पर पावर 4 निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 का, तो 3 इसमें चेक करेंगे तो एक ही बार है यहाँ पे, तो एक ही 3 रहेगा गुना के रूप में। अगर 5 का बात करेंगे तो एक ही 5 रहेगा, और गुना करें इसका अगर 7 की बात करें तो 7 भी यहाँ पे एक ही को है, तो एक ही को रहेगा, ठीक है। अब इस सब को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो इसका जो टोटल का जो आंसर आएगा वो आएगा 1680, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी यानी 1680। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 44 को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मासा क्या होगा, है नहीं। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो मासा होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा। क्रमागत का मतलब हुआ लगातार संख्याओं का मासा, लेकिन दोनों सम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 2। चलिए ये देख लेते हैं, 2 सम संख्या लगातार ले लेते हैं, जैसे 2 1 हो गया सम संख्या, 1 4 ले लेते हैं, इसका मासा निकालिए। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा पूरा कट-कुट, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, है नहीं, और क्या आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।